प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धता क्यों मिलती है? इनकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धता क्यों मिलती है? इनकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। उष्णकटिबंधीय तो हम बता चुके हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो बीच का ये आपका है भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा से 3 डिग्री इधर और 3 डिग्री नीचे के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय में सबसे अधिक जाति मिलता है। विभिन्न तरह के यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रकार के प्रजाति पाया जाता है, जबकि शीतोष्ण वन में वो जो है इसके अपेक्षा कम प्रजाति मिलता है। इसका कारण जो है आप कल्पना करके दीजिए। परिकल्पना के मतलब हुआ कि आप कल्पना करके बताएं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक के स्तर का जाति मतलब बहुत सारा जाति है ना, समृद्धता मतलब ज़्यादा जाति को समृद्ध कहा गया। कोई धन से समृद्ध होता है, वो जाति से समृद्ध है बाह्य इलाका। तो क्यों है? इन 3 परिकल्पनाएं दीजिए। 3 गो आपको परिकल्पना दीजिए। उत्तर में आ जाइए। जाति समृद्धता की परिकल्पनाएं। तो परिकल्पनाएं की अंग्रेजी होगी आपका हाइपोथेसिस। परिकल्पनाएं के थेसिस हो गया हाइपोथेसिस, की का आपका ऑफ हो गया, और जाति समृद्धता का बायोरिचनेस। बायोरिचनेस जो हो गया आपका जाति का हो गया। तो यहाँ पर यही है, जाति की समृद्धता की परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस ऑफ बायोरिचनेस। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक जाति समृद्धता को समझने के लिए समझने के लिए पारिस्थितिकीविद तथा जैव विकासविदों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। बहुत सारा परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। तो 3 परिकल्पनाएं पूछ रहा है मुझे ना, सोचने वाला तो बहुत सारा सोचा है, लेकिन 3 उसमें से मुख्य है जो हम आपको बता दिए जा रहे हैं, जो उसने प्रश्न में पूछा है। पहला है जाति उद्भवन स्पेसिएशन है ना। जाति का अंग्रेजी स्पेसिस होता है और उद्भवन साथ में जुड़ गया तो स्पेसिएशन हो गया। समय के साथ साथ होने वाले कार्य जैसे पश्चिम समय में शीतोष्ण क्षेत्र के बार बार हिमीकरण ग्लेशियर होता रहा। शीतोष्ण जो क्षेत्र था, जैसे कि आपका ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर ये आपका क्या है, वही भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के ऊपर ये आपका क्या है, उष्णकटिबंधीय वन है। उसके ऊपर शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण पर क्या होता था, बर्फ गिरता था। क्या होता था, बर्फ की वर्षा होती थी। बर्फ की वर्षा होने के कारण यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के जीव को जन्म नहीं सका है ना। तो वही निकला हुआ है से शीतोष्ण के क्षेत्र में शीतोष्ण क्षेत्र में बार बार हिमीकरण ग्लेशियर होता रहा है। हिमीकरण का अंग्रेजी ग्लेशिएशन होता रहा है, हिमीकरण होता रहा है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों वर्षों से आबादित रहा है, वहाँ हिम नहीं गिरा है। इस कारण जाति विकास विविधता के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपयुक्त पर्याप्त समय मिला। जीवों को बढ़ने में है ना, संख्या उसका वृद्धि में पर्याप्त समय मिला। और हुआ तो ठंडा से आदमी जीव जंतु मर जाता था, और जो ठंडा में जी सकेगा वही रहेगा। इसके कारण हुआ कम जाति जन्मा और यहाँ ज़्यादा जाति जन्मा। दूसरा आपका उत्तर है, शीतोष्ण पर्यावरण की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में अपेक्षाकृत कम मौसम परिवर्तन होता है। शीतोष्ण में ठंडा रहता तो सब दिन ठंडे रहता था। उष्णकटिबंधीय में आपका जाड़ा भी आता था, ठंडा भी आता था, बरसात भी आता था। इसलिए स्थिर पर्यावरण में जाति की समृद्धता को प्रोत्साहित करता है ना।
तो वहाँ जो है ये जो आपका उष्ण कटिबंधीय है, यहाँ ज़्यादा जाति जन्मा, अब वहाँ कम कर जन्मा, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकाधिक जाति की विविधता पाई जाती है, अधिकाधिक जाति की विविधता पाई जाती है। आपका तीसरा कारण है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा सौर ऊर्जा का उपलब्ध है ना, उपलब्ध है। जैसे कि आपका ये पृथ्वी है और यहाँ पर जो है आपको है ना, यहाँ पर ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी है और ये आपका भूमध्य रेखा है, तो सूरज की प्रकाश जो है यहाँ पर सीधी मिलती है, इस कारण से यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। तो वही कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा सौर ऊर्जा उपलब्ध है, सोलर एनर्जी उपलब्ध है, जिससे अधिक का उत्पादन होता है। पेड़ पौधा को सूर्य के प्रकाश मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, बढ़ेगा, तब तक वही पेड़ पौधा को कीट भक्षी खाएगा, उसी कीट भक्षी को मेढक खाएगा, इस ढंग से उत्पादन ज़्यादा होगा, जो परोक्ष रूप से जैविक विविधता को प्रोत्साहित करता है। परोक्ष के रूप में होता है कि दिखाई नहीं देने वाला, है ना, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट को है ना प्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट को परोक्ष रूप कहते हैं। परोक्ष रूप से जैव विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है,